और शाम को 4 बजे का शेड्यूल है। अब यही 2 शेड्यूल है आप लोग का, याद रखिएगा। 11:30 में है एक जीएस का पेपर चलेगा और दूसरा है आप लोग का जीएस का टीटी पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बजे 4 PM में। हिस्ट्री का अभी शुरू करेंगे हम लोग। कल माही बोल रहा था हिस्ट्री के लिए, तो हिस्ट्री ही वहां से शुरू करेंगे। तो एक अभी इकोनॉमिक्स हम लोग करेंगे और दूसरा हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। बाकी अगर, हाँ बोलो। हाँ ये रोज चलेगा, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों रोज चलेगा। हम यही तो आपको शेड्यूल भेज दिए हैं, आप लोग को देख लीजिए, उसमें शेड्यूल ग्रुप में भेज दिए हैं। तो ये 2 क्लास आप, हाँ हिस्ट्री शाम को 4 बजे वाला क्लास में सेशन में करेंगे हम लोग। इकोनॉमी करेंगे हम लोग 11:30 बजे। फिर जब इकोनॉमी थोड़ा सा पढ़ लेंगे देन यहाँ पे कुछ दूसरा पेपर जीएस का ले आएंगे, ठीक है। जब आप लोग का मन होगा थोड़ा सा समझ लेंगे तो ये 2 क्लास मिनिमम आपका चलेगा। फिर जैसे ही कुछ और बच्चे ज्वाइन करेंगे, कुछ टीम हम लोग का बड़ा होगा तो एक और क्लास हम लोग शुरू करेंगे। तो मान के चलिए पर डे आपका 3 घंटे का क्लास होगा, 3, साढ़े 3, 4 घंटे का, जो 3 क्लास में डिवाइड होगा। तो पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी पे। इंडियन इकोनॉमी क्या है, वो ग्लोबल इकोनॉमी पे बात कर रहे थे कि अगर हम अर्थव्यवस्था को देखें, अर्थशास्त्र की परिभाषा बता चुके हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमी क्या होता है, दोनों में भेद क्या है, अंतर क्या है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, इकोनॉमी के सवाल पूछे जाते हैं। एकेडमिक एग्जाम में या कोई प्रोफेशनल एग्जाम जब आप उस विषय विशेष का देते हो तो वहां से उस इकोनॉमिक्स के सवाल पूछे जाते हैं, अदरवाइज इकोनॉमी के सवाल पूछे जाते हैं। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। पूछने के बाद आप अपना माइक प्लीज ऑफ कर लिया कीजिए आप लोग। तो हम लोग देख रहे थे कि पूरे दुनिया की या पूरे इस व्यवस्था या सिस्टम की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम कई तरीके से नेचर में बांटते हैं। हमने एक क्लास में उसको डिवाइड किया था कि किस तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है। इस तरह से उसको हम क्लासीफाई किए थे। फिर ये बताए थे कि कैसे और भी तरीके हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी, नॉन ऑर्गेनाइज्ड या अनऑर्गेनाइज्ड या संगठित और असंगठित इकोनॉमी। फिर हमने देखा था कि इकोनॉमी के प्रैक्टिस या क्षेत्र के आधार पर उसको हम बांटते हैं 5 कैटेगरी है, प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, इस तरह से। फिर देखा था हमने कि पूरे ओवरऑल अगर हम नेशन बिल्डिंग या नेशन डेवलपमेंट की बात करें, राष्ट्र के विकास को अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देखें तो वहां पे हम दूसरे तरीके से देखने लगते हैं और उसको डिवाइड करने लगते हैं विकसित, अल्प विकसित और विकासशील। ये टर्म आपको अक्सर सुनाई देगा और ये टर्म आपके लिए मेंस कम्पिटिटिव सबके लिए जरूरी है। इसी पे हम बात कर रहे थे कि किसी विश्व के किसी भी देश की ABCD जो भी है A to Z जितने भी इकोनॉमी है, अब विकसित इकोनॉमी क्या है, अल्प विकसित इकोनॉमी क्या है और विकासशील इकोनॉमी क्या है, इसके आधार पर हम पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था को विभाजित कर देते हैं कि ये विकसित है, ये विकासशील है, ये अल्प विकसित है। इंग्लिश में इसको डेवलप, इसको अंडर डेवलपिंग, इसको डेवलपिंग कहा जाता है। इंडिया यहीं पे खड़ा है। इंडिया के अलावा ब्रिक्स के जितने भी कंट्री है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये सब के सब अंडर डेवलपिंग कंट्री, सॉरी डेवलपिंग कंट्री है, यानी विकासशील देश हैं। अब इसी को हम बता रहे थे पिछले 1 घंटे के क्लास में। हम लोग कुछ विशेष बातें कर चुके थे। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, यूट्यूब पे मौजूद है, आज उसको हम भेजे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। हम ये क्यों जान रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे मेंस में और पीटी में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल भी उसमें बता चुके हैं कि किस तरह के मेंस में सवाल पूछे जाएंगे और किस तरह के पीटी में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ लेना है पूरी तरीके से, क्योंकि जब तक से इसको नहीं समझे रहोगे देन पूरे भारत का या पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था का नेचर को नहीं समझ सकते हो। यानी ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है, प्रकृति को बताता है अर्थव्यवस्था की, कि किसी अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है, वो डेवलप है, अंडर डेवलपिंग है या डेवलपिंग है। तो इस शब्द से ही पता चल रहा है कि जो डेवलप है यानी वो कंप्लीट हो चुका है, वो सेचुरेट होने वाला है, वो कांस्टेंट होने वाला है। जो डेवलप होते हैं उनके पास क्या होता है, उनके पास धन होगा, प्रतिष्ठा होगा, पहचान होगा, सारी सुविधाएं होंगी, वो डेवलप होंगे। और ये लोग क्या है, विकासशील, डेवलप होने की ओर अग्रसर हैं।
तेज गति से अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। और जो अंडर डेवलप हैं, अल्प विकसित हैं, वो बेचारे अभी भी पिछड़े हुए हैं विकासशील से भी। एक और बात याद रखिएगा, हमने वीडियो में भी उसमें बताया कि ये जो विकासशील कंट्री है, ये कहीं इनको थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहा जाता है, दुनिया के तीसरी दुनिया के देश। यानी कि ये कभी ना कभी किसी न किसी देश के गुलाम रहे हैं या कॉलोनी रहे हैं, उपनिवेश रहे हैं। आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे कि भारत ब्रिटिशर्स का या ब्रिटिश का या ईस्ट इंडिया कंपनी का कभी कॉलोनी था। कॉलोनी से फ्री कब हुआ था? तो फ्री 1947 में हुआ, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 200 वर्षों तक। 100 साल 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का कॉलोनी रहा, उसके बाद फिर ब्रिटेन का कॉलोनी बना रहा। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, विकासशील कंट्री। इनके संसाधनों का, इनके रिसोर्सेज का दोहन किया गया है दूसरे देशों के फेवर में, दूसरे देशों के हित में। जैसे आपकी संपत्ति है और आपकी संपत्ति का यूज कोई और कर रहा है, तो सेम सिचुएशन विकासशील देशों के साथ हुआ है। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि विकासशील में कौन कौन सी नेचर होती है और विकसित में कौन कौन सा नेचर होता है। उसी पे हम कुछ पॉइंट पे बात कर चुके हैं, 2 या 3 पॉइंट पे। उसकी आगे की कहानी हम बात करेंगे। अब किसी भी देश का को हम विकसित कैसे कहते हैं? क्या सिर्फ धन के आधार पर, जीडीपी के आधार पर, नेशनल इनकम के आधार पर कैपिटा इनकम के आधार पर, जीएनपी के आधार पर, एनपीए के आधार पर, किस आधार पर हम किसी देश को विकसित देश कहते हैं? तो पता चला आप लोगों के मन में आता होगा कि जिसके पास धन है वही सबसे ज्यादा विकसित है। ये गलत है, ये इकोनॉमिक्स में गलत है। और इकोनॉमिक्स में क्या, व्यवहारिक जीवन में भी ये गलत है कि अगर किसी के पास सिर्फ धन है तो सुखी संपन्न है, ऐसा नहीं है। कल्पना करो आपके पास बहुत धन है लेकिन आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, आपके पास शिक्षा नहीं है, आपके पास वो बुनियादी सुविधा नहीं है, तो आप संपन्नता आपकी बेकार है। तो जो सिर्फ धन के ग्रोथ को बात करता है या धन के पॉजिटिव चेंज की बात करता है, तो वो ग्रोथ है, न कि डेवलपमेंट है। तो हमने इसमें ये भी बात किया था कि ग्रोथ अलग होता है, यानी कि समृद्धि और विकास दोनों अलग टर्म है। ये मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। डेवलपमेंट, ये दोनों अलग अलग टर्म है। इकोनॉमी अब सिर्फ ग्रोथ नहीं देता है, जीडीपी का ग्रोथ होता है, जीएनपी का ग्रोथ होता है, नेशनल इनकम का ग्रोथ होता है, पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट इसका नहीं होता क्योंकि ये सिंगल डायमेंशनल है। डेवलपमेंट किसका होगा? एचडीआई में डेवलपमेंट होगा, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में डेवलपमेंट होगा, जेंडर इक्वलिटी में डेवलपमेंट होगा। यानी कि डेवलपमेंट एक बहुआयामी कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या शामिल है? तो जीवन को बेहतर करने के लिए जितने भी आयाम हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सफाई, पोषण, आवास, लाइफ स्टाइल, जीवन पद्धति, ये सब कुछ में क्वालिटेटिव चेंज अगर हो देन ये कहलाएगा डेवलपमेंट। और सिर्फ किसी एक क्षेत्र में ग्रोथ हो, बाकी सब में ग्रोथ नहीं हो तो वो, या क्वालिटेटिव चेंज हो बाकी सब में नहीं हो तो वो ग्रोथ कहलाएगा। तो ग्रोथ यूनिलेटरल होता है, डेवलपमेंट मल्टीलेटरल होता है। तो सवाल आपसे ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों पे पूछे जाएंगे। हम बात कर रहे हैं किस चीज का? ग्रोथ का नहीं, हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट का। यहाँ पे सब में देखो लगा हुआ है विकसित, विकासशील, ये टर्म लगा हुआ है। विकसित और विकासशील का मतलब होता है डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, न कि ग्रोथ की बात कर रहे हैं। तो किसी इकोनॉमी का नेचर कैसा है, उस नेचर को जानने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमी का हम उसको 3 कैटेगरी में बांट देते हैं। ये एक बात और याद रखो, ये कोई स्पष्ट या रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन नहीं है कि किसको हम डेवलप कहेंगे, किसको हम अंडर डेवलप कहेंगे। ये कोई रिकॉग्नाइज्ड डेफिनेशन नहीं है। जितने भी इकोनॉमिस्ट स्कॉलर हुए हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। फॉर एग्जाम्पल यूएनओ, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ कहता है कि भैया अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री वो कंट्री है जिसकी इनकम ग्रोथ या जिसका जीडीपी या जिसका पर कैपिटा इनकम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा और कुछ यूरोपीय देश
से कम है, जिसका पर कैपिटा इनकम, जिनका ग्रोथ रेट, जिनका जीडीपी, जिसका नेशनल इनकम इन देशों से कम है, वो डेवलपिंग कंट्री है। अब बताओ, अब पता चला कि चाइना का जीडीपी का साइज 12.5 ट्रिलियन है और अमेरिका का 19.8 ट्रिलियन है और इंडिया का 2.8 ट्रिलियन है। अब ये जीडीपी का साइज है। पता चला चाइना भी डेवलपिंग कंट्री में है और वहीं फ्रांस, जिसका इंडिया से भी कम है, 2.6 ट्रिलियन है, वो डेवलपिंग कंट्री है। अब बताओ, ये हुआ ना कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। तो जीडीपी के साइज के आधार पर किसी भी देश को आप डेवलपिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको मल्टी डायमेंशनल देखना होगा। जैसे कि आज हम गरीबी का मेजरमेंट करते हैं, पहले गरीबी का मेजरमेंट कैसे करते थे कंजम्पशन के आधार पर कि आप कितना उपभोग करते हैं। फिर हमने कैलोरी बर्न ले आया, अब हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ले आए हैं, यानी आपका शिक्षा है कि नहीं है, स्वास्थ्य फैसिलिटी मिलता है कि नहीं मिलता है, और यानी कि जीवन की बुनियादी सुविधाएं आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है देन आप बिलो पॉवर्टी लाइन में है। तो ये परिभाषा कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है कि कौन देश विकसित देश है, कौन देश विकासशील और कौन देश अल्प विकसित। लेकिन फिर भी वर्ल्ड इकोनॉमी को कैटेगराइज करने के लिए ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि याद रखो, हमेशा बड़े लोगों का ध्यान हमेशा कमजोर लोगों की संपदा पर होती है। जितने भी लोग बड़े बनते हैं वो कमजोर लोगों के धन, रिसोर्स और कंधे का इस्तेमाल करके ही कोई बड़ा बनता है। तो ये जो कैटेगराइज किया जाता है या जो समय समय पे इंडेक्स निकाला जाता है, वो इंडेक्स आपके कल्याण के लिए नहीं निकाला जाता है, बल्कि अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी में बैठे हुए ग्लोबल जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, जिनसे वहां की सरकारें चलती है, जिनको उनके द्वारा फंड किया जाता है, वो अपने मार्केट तलाश करने के लिए इस तरह के सब सिचुएशन क्रिएट कराई जाती है और फ्लैश कराया जाता है दुनिया में, ताकि वहां की सरकारें दबाव में आए और इनके संसर्ग में आए और इनको मौका मिले मार्केट में खेलने का। ये पूरी की पूरी दुनिया, पूरे की पूरे व्यवस्था को कोई चलाता है तो वो चलाता है कॉर्पोरेट, ना कि पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन एक कुत्ते की तरह होते हैं जो पीछे से ऑनर के कहने पर कि छू तो भौंकने लगते हैं, बस यही होते हैं। बाकी चलाने वाले होते हैं कॉर्पोरेट। इसीलिए कॉर्पोरेट के निगाह से आपको पूरे इकोनॉमी को समझना होगा। किसी पॉलिटिशियन के निगाह से समझिएगा तो आपको इकोनॉमी समझ में नहीं आएगा। ये पूरी की पूरी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमी अभी कैपिटल इकोनॉमिक मोड में काम कर रहा है। दुनिया में कहीं भी सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रैक्टिस अभी नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक प्रैक्टिस चाइना में है, क्यूबा में है, रसिया में है, तो आपका भ्रम है। वो क्वासी सोशलिस्ट है, सिर्फ दिखावे के लिए। नहीं तो वहां भी कैपिटलिस्टों का ही राज है। आज भी वहां भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इन्वेस्ट करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। ये प्रैक्टिकल सिस्टम है। और सोशलिस्ट प्रैक्टिस जो है या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी सिर्फ और सिर्फ आइडियोलॉजी बन करके रह जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ कैरेक्टर के बारे में। हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। आप लोग जो लोग नए हैं, जिनका छूटा हुआ, वो जाकर के यूट्यूब में देख सकता है। और बाकी हम आगे की कहानी की बात करते हैं। यहां तक समझ में आया? ये थोड़ा सा हम आप लोग को ब्रीफ कर दिए ताकि आप लोग आगे के क्लास को समझ सकें। ठीक है? यहां तक किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है? मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है, जिसको हम लोग डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग में बांटते हैं, तो किस बुनियाद पर हम किसी देश को अल्प विकसित या विकासशील कहते हैं? विकासशील हम कहते हैं किस बुनियाद पर, किस आधार पर? इसको देखेंगे और इसकी कंपेयर हम विकसित देशों से करेंगे। ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही आपका समझ बनाएगा किसी भी अर्थव्यवस्था को समझने। अभी हम अर्थव्यवस्था का समझ लो कि आप लोगों को कवर पढ़ा रहे हैं, उसके कंटेंट में नहीं गए हैं। अभी हम सिर्फ जिल्द दिखा रहे हैं आपको। जिल्द जैसे पुस्तक लेने जाते हैं तो आप कैसे उसका जिल्द देखते हैं, क्या टाइटल है, कौन राइटर है, कौन पब्लिशर है, कब पब्लिश हुआ था, कौन सा एडिशन है, डेट देखते हैं, वगैरह वगैरह सब कुछ देखते हैं, कहाँ रजिस्टर्ड है। तो ये चीज अभी आप देखना है इकोनॉमिक्स में। लेकिन ये इससे भी सीधे सवाल पूछे जा सकते हैं।
जैसे भारत एक विकासशील देश है, इसको विकसित कैसे बनाया जाए, अगर विकसित बनाने के लिए सरकार क्या पहल कर रही है या प्रयास कर रही है, अगर सरकार पहल कर भी रही है तो कौन सी ऐसी कमियां हैं कि 70 वर्षों से पहल करने के बाद भी भारत अभी भी विकसित नहीं बना है। क्यों भारत 3 ट्रिलियन डॉलर में जीडीपी के साइज में उलझा हुआ है? क्यों नहीं अमेरिका की तरह वो भी 20 ट्रिलियन डॉलर में पहुंच पा रहा? ये सब सवाल पूछे जाएंगे और ये सब सवाल का जवाब आपको इनकी कमियों के बारे में जब समझ लेंगे तो पता चलेगा कि किसी भी देश को हम विकसित या अल्प विकसित या विकासशील कह रहे हैं तो किस ग्राउंड पे कह रहे हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके आधार पर हम उसको विकासशील कर रहे हैं। और यही फैक्टर जब साउंड हो जाता है यानी कि बेहतर हो जाता है, देन ये बन जाता है डेवलप। तो कहीं ना कहीं हम डेवलप को अंडर डेवलप और डेवलपिंग से कंपेयर भी कर रहे हैं इकोनॉमी को। अब सिंपल सा सामान्य रूप से अगर समझाना पड़े तो ये समझ लो कि भारत के एक आदमी की तुलना अमेरिका के एक सिटीजन से कर रहे हैं कि क्यों हम अमेरिका जाते हैं तब बौरा जाते हैं और आकर के 2-4 साल पड़ोसियों का कान में ये कर देते हैं क्या यार जो भी होता है कुछ भी यहाँ तो तुलना करने लगा, अमेरिका में तो ऐसे होता है। अमेरिका कोई अमेरिका रिटर्न होगा या कनाडा या फ्रांस या जर्मनी या जो भी डेवलप कंट्री से रिटर्न होगा, कभी उससे बात करना, वो हर एक बात में ना यहाँ के लोगों को, यहाँ के सिस्टम को कटघरे में खड़ा करेगा और अमेरिका को बेहतर बनाएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि वो डेवलप है। तो वही चीज हम करने वाले हैं कि क्यों उसको डेवलप कहते हैं, डेवलप इकोनॉमी क्यों है, कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसा नेचर है, कैरेक्टर है जिसके आधार पर हम उसको डेवलप कहते हैं और खुद को पिछड़ा कर लेते हैं। तो पिछड़े हैं, बैकवर्ड अगर हम हैं तो कुछ ना कुछ वजह तो होगा, कुछ ना कुछ कारण तो होगा। तो कौन से कारण है जिसकी वजह से हम बैकवर्ड हैं और कैसे कोई डेवलप कंट्री या विकसित कंट्री इन कारणों को या इन पिछड़ी हुई व्यवस्थाओं को दरकिनार करके अपने आप को डेवलप बनाया। अब देखो ऐसे समझ लो, एक और सिंपल सा बात समझ लो अपने व्यवहारिक जीवन में, तब ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हर एक व्यक्ति, हर एक समाज, हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन की अगर बात करें तो हर एक व्यक्ति क्या चाहता है? ग्रोथ चाहता है। चाहता है ना कि उसका जीवन में ग्रोथ हो, आज जिस जगह पे है, जिस लेवल पे है, उससे बेहतर लाइफ उसको मिले। और एक व्यक्ति आता है जिसको सब कुछ हासिल हो जाता है। मान लो आप आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, कल को आप आईएएस बन गए तो आपकी ख्वाब पूरा हो गई, अब आप सेचुरेट हो गए, अब आप डेवलप हो गए। अब यहाँ पे आप आईएएस बन गए, देन आप डेवलप हो गए क्योंकि आपकी ख्वाब थी, आपकी मनोकामना थी, आपकी इच्छा थी, आपका एम्बिशन था, आपका गोल था, आपका टारगेट था, पता नहीं सब कुछ वही था। आप आईएएस बन गए 2024-2023 में बन गए तो अब आप डेवलप हो गए। बाकी जो लोग जो पिछले 2 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, ये डेवलपिंग है, विकासशील है, ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आईएएस बन जाए क्योंकि इनकी भी मंशा इसकी तरह बनने की है। और वो लोग जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या सोचे हैं, ये अंडर डेवलप हैं, अल्प विकसित हैं। इकोनॉमी भी कुछ इसी तरह से है। अब आप खुद सोचो, अगर आप आईएएस बन जाओगे तो आपका जीवन स्टाइल, लाइफ स्टाइल बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बदल जाएगा। आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपका सोसाइटी, आपका प्रॉपर्टी, सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब आप एक अलग कम्युनिटी बन गए, अब आप एलिट क्लास में आने लगेंगे। पहले क्या थे? मिडिल क्लास में, उससे पहले लोअर मिडिल क्लास के लोग थे। तो इकोनॉमी या देश विदेश में भी यही चलता है। हर एक देश दूसरे देश से आगे निकलना चाहता है, हर एक मामले में, स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, हर एक तरीके से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता है। देश को एक व्यक्ति समझ लो और दुनिया के सारे देशों को एक एक व्यक्ति समझ करके समझ लो कि ये सब में प्रतियोगिता चलता है, कंपटीशन चलता है कि कौन आगे निकलेगा, और जो आगे निकलेगा उसका सिस्टम, वो उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो अमेरिका के लोग, जर्मनी के लोग हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं, इसलिए उनका लाइफ स्टाइल, उनका जीवन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ हमसे बेहतर है। क्यों हो? क्योंकि वो पहले जा चुके हैं हमसे, वो किसी के गुलाम नहीं थे भी तो कम समय के लिए थे, और अगर लंबे समय के लिए भी थे तो उन्होंने अपने आप को चेंज किया। वहां का पॉलिटिकल सिस्टम, वहां का नेतृत्व वर्ग ईमानदारी के साथ देश को आगे बढ़ाया, इसीलिए वो डेवलप हो गए। अब हम भी कोशिश कर रहे हैं। आज हम जो इतना सरकारें रिफॉर्म करने की अलग अलग पहल करती है, ये स्कीम, वो स्कीम, ये इनिशिएटिव, वो इनिशिएटिव लाती है, क्यों लाती है? ताकि आपका लाइफ स्टाइल बेहतर हो सके,
आपकी इकोनॉमी साउंड हो सके, आपका इकोनॉमी इंडिपेंडेंट हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। अब कल्पना करो, थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल उदाहरण देख लो कैसे कोई देश का पावरफुल बनता है इकोनॉमी की वजह से। हाल ही में ब्रिटेन की गृह मंत्री जो कि भारतीय मूल की थी, क्या नाम था, सोरेना रोजरबर्ग या कुछ ऐसी नाम है उस महिला का, ज्यादा उम्र में, उसने इंडिया के खिलाफ कुछ बोल दिया। बोला ये कि भारत के लोग वीजा खत्म होने के बाद भी ब्रिटेन में टिके रहते हैं। ये बात उसको शाम को बोलना और अगले दिन शाम को उनका रेजिग्नेशन ले लेना। सोचो कितना पावर बढ़ जाता है किसी देश का जब आप इकोनॉमिकली साउंड हो जाते हैं। अभी आप 3 ट्रिलियन के करीब है तो ब्रिटेन आपकी बात सुनने लगा कि उनकी मंत्री होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, और होम मिनिस्टर के इस्तीफा देने की वजह से वहां के प्राइम मिनिस्टर भी इस्तीफा दे दिया। और अब प्राइम मिनिस्टर कौन बन गया है, तो एक इंडियन, ऋषि सुनक। क्यों बना, कैसे बना, तो कहीं ना कहीं भारत का प्रभाव, भारत का प्रेशर, क्योंकि भारत ने जितने भी ब्रिटेन के साथ इकोनॉमिकल डील था सबको कैंसिल कर दिया एक स्टेटमेंट की वजह से। क्यों आपने कैंसिल किया, क्योंकि अब आप उस पर निर्भर नहीं है, वो आप पे निर्भर है। आपकी 145 करोड़ की आबादी की मार्केट उसको दिख रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट है। आपका कितना इन्वेस्टमेंट है ब्रिटेन में, पता चला गया कि ब्रिटेन के जीडीपी का 0.001% भी होगा कि नहीं होगा। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको पड़ने वाला, इसीलिए उसने तुरंत अपने सिस्टम नेतृत्व को ही खारिज कर दिया और ऋषि सुनक को बना दिया गया प्रधानमंत्री। ये दबदबा होता है विकसित बनने में। अब कल्पना करो ना, यूक्रेन का क्या बिसात है रसिया के सामने, लेकिन यूक्रेन लड़ रहा है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच अभी दरअसल लड़ाई चल रहा है, रसिया और अमेरिका के बीच लड़ाई चल रहा है। पश्चिम वर्सेस ईस्ट, वेस्ट वर्सेस ईस्ट की लड़ाई चल रही है। नहीं तो यूक्रेन का क्या औकात है, मेडिकल जो वहां पे है और तेल, ये गेहूं मेडिकल, ये 2 चीज अगर वहां से छीन लिया जाए तो भूखे मरने लगे। लेकिन आज उतने दिनों से लोहा ले रहा है, किसके वजह से ले रहा है, कहीं ना कहीं वेस्ट का सपोर्ट है पूरा, क्योंकि ये ईगो क्लास कर रहा है। रसिया चाहता है कि वर्ल्ड पे हम डोमिनेट करते हैं। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है, चाइना एक तरफ है, रसिया एक तरफ है और डेवलप कंट्री एक तरफ है। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है और सब कोई चाहता है कि हम हुकूमत करें इस व्यवस्था पर, इस सिस्टम पर, और इसी की लड़ाई चल रही है। हम सारे रिसोर्सेज को कमांड करें, हम सारे रिसोर्सेज पे कंट्रोल करें। और अमेरिका चाहता है कि मेरा सुपरमेसी बना रहे, फ्रांस चाहता है कि मेरा फ्रांस, यूरोप के जितने, ईस्टर्न यूरोप के जितने कंट्री और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, वो सब के सब अमेरिका के ग्रुप में है। सॉरी, वेस्टर्न यूरोप के, वेस्टर्न यूरोप जितना भी है और अमेरिका कॉन्टिनेंट के, ये सब के सब अमेरिका के ग्रुप में खड़े हैं, उनके लॉबी में। और इधर वाले रसिया के साथ खड़े हैं कुछ जो कभी ना कभी समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे। पूर्वी यूरोप का देश कभी ना कभी, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था 1905 में, तो उस समय वहां भी समाजवाद का प्रभाव पड़ा था। तो बहुत सारे देश रशियन आइडियोलॉजी से प्रभावित हैं, प्रेरित हैं, तो रसिया के खेमे में खड़े हैं। तो दूसरी ओर इंडिया जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जो कहीं नहीं जाना चाहती है और दोनों से अपना फायदा लेना चाहती है और दोनों को समय समय पर बार्गेनिंग करती है और ब्लैकमेल करती है और करके अपना फायदा करती है। इसी के लिए तो हमने नैम बनाया था। नैम के बारे में आप सुने होंगे, गुट निरपेक्ष, जवाहरलाल नेहरू, मार्शल टिटो के द्वारा बनाया गया था, ताकि ये दोनों लड़ते रहें। दो बिल्ली की लड़ाई में एक बंदर का फायदा होता रहे, हम उस बंदर की तरह है, ताकि हमको फायदा हो और हम भी उनके कैटेगरी में हो जाए। तो विश्व अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आपको यही समझना है कि एक विकसित हो चुका है और हम उसी के पास जाने की या उसी के लेवल पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं इस क्लास में कि वो कौन सी कमियां हैं। हाँ स्वीटी कुछ पूछ रही है, बोलो स्वीटी। ऋषि सुनक, बोलो। इस पे आने वाला है पीटी में क्वेश्चन, पीटी में इंपॉर्टेंट है, पीटी में इससे सवाल पूछे जाएंगे, मेंस में सवाल नहीं पूछे जाएंगे। पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, वो किस पार्टी से है, इससे पहले क्या था, उसका थोड़ा सा ब्रीफ देख लीजिएगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भारत में उसका क्या रिलेशन है क्या नहीं है, बस ये उसका पॉलिटिकल कैरियर देखिएगा। बहुत कम उम्र का लड़का है, हमारे उम्र का लड़का है, वो बहुत कम उम्र का लड़का है बेचारा, 42 ईयर्स का, और देखो कहाँ पे पहुंचा हुआ है, प्रधानमंत्री बन गया है। तो
वो आपसे पीटी में एक सवाल पूछे जाएंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी कौन बने हैं, और उसके जो पॉलिटिकल कैरियर है वहां पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, उससे पहले वो क्या था। उससे पहले वो फाइनेंस मिनिस्टर भी था वहां का, वित्त मंत्री। अब एक भारत के एक डील को कैंसिल करने की वजह से अब सोचो ब्रिटेन की सरकार गिर गई। इससे पहले की स्थिति क्या थी? इससे पहले की स्थिति ये थी कि यार बजट हम लोग शाम को पेश करते थे ताकि ब्रिटेन की पार्लियामेंट देख सके कि हम उसके अनुसार बजट बनाए हैं कि नहीं। ये स्थिति था भारत का। सिर्फ नाम का भारत फ्री हुआ था, दरअसल भारत कभी गुलाम रहा ही नहीं है। सबसे पहले तो ये इतिहास की बहुत बड़ा छद्म परिभाषा है कि भारत कभी गुलाम था। भारत कभी किसी का गुलाम हो भी नहीं सकता। इतिहास के शब्द गढ़ दिए जाते हैं कि भारत गुलाम था, आजाद हुआ। आप हमको डॉक्यूमेंट में बता दो कहीं पे लिखा होगा कि भारत स्लेवरी से फ्री हो गया। वहां पे पावर ट्रांसफर हुआ है। आप डॉक्यूमेंट देखोगे तो उसमें स्पष्ट क्लियर लिखा होगा कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से पावर को ट्रांसफर कर दिया गया इंडियन कांग्रेस को, न कि गुलाम थे और फ्री हो गए। ये फ्री उरी वाला कॉन्सेप्ट, ये सब इतिहास का एक तरह से कहा जाता कि मन उपज है, या आप कह सकते हैं मनसा उपज है, मन का उपज है। सब दिया गया टर्म है। कभी भारत गुलाम हो ही नहीं सकता है। गुलाम कब हो सकता है? जब भारत अपने सांस्कृतिक सरेंडर कर दे, सांस्कृतिक समर्पण जिस दिन आप कर दीजिएगा उस दिन आप गुलाम होंगे। अब हम गुलाम होने की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब हम इंग्लिश पढ़ने लगे हैं, अब हम वेस्टर्न फैशन लेने लगे हैं, अब हम वेस्टर्न फूड यूज करने लगे हैं। अब हम आने वाले 50-100 सालों में हो सकता है गुलाम हो जाए ईस्ट वेस्ट का। गुलाम आदमी तब होता है, आपके प्रॉपर्टी कोई कब्जा लिया तो गुलाम नहीं होता, प्रॉपर्टी फिर से बन जाता है। ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे संसाधनों पर कब्जा किया था, संसाधन छोड़ के चले गए। हमारे कल्चर पे कभी नहीं कोशिश, कभी ये नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश जरूर किया गया था लॉर्ड मैकाले के द्वारा। किसके थ्रू? एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के द्वारा। आपको किसी सिस्टम को बदलना है, किसी व्यवस्था को बदलना है तो आपको सड़क पे नहीं उतरना है, आप उसकी शिक्षा को बदल लो। मात्र 15 वर्षों के बाद आपका सब कुछ बदल जाएगा। 15 साल में एक जनरेशन तैयार होकर के जब वो फील्ड में आएगा ना, उसका सोच अलग तरीके का होगा। बोलो स्वीटी, कुछ बोलना चाहती हो? चैप्टर बाय चैप्टर। हाँ, ये भी चैप्टर से ही है बाबू, ये शुरुआत ही है। अभी हम लोग इकोनॉमी का एकदम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ये इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन है, ना तो आपको नेशनल इनकम पता है, ना तो जीडीपी पता है, ना तो कुछ भी नहीं पता है। अभी इंट्रोडक्शन। हाँ एजाज बोलो, ये इंट्रोडक्टरी क्लास ही अभी चल रहा है हम लोगों का। टॉपिक कुछ? हाँ बोलो। नहीं, वो सब कुछ ही ना, अंग्रेजी ही नहीं, वो तो माध्यम अंग्रेजी, वो तो ठीक है, चलो माध्यम से कोई मतलब नहीं रहता। वो जो सिलेबस डिजाइन किया गया ना, वो कंपनी पर निर्भर करने वाला सिलेबस डिजाइन किया गया। हमारे यहाँ का जो पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था, पढ़ करके लोग आत्मनिर्भर बनते थे, इंडिपेंडेंट होते थे। और अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है वो नौकरी वाला, नौकर पैदा करता है, पढ़ा लिखा क्लर्क पैदा करता है। दिक्कत यही है, अभी का जो एजुकेशन है वो आपको पराश्रित बनाता है, दूसरे पर आश्रित बनाता है ना। पहले का हमारा जो एजुकेशन था वो आत्मनिर्भर था। पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति है तो वीरान में भी अगर बैठ जाएगा तो भी अपना सरवाइव कर लेगा, वो हमारा स्किल था। तो उसी को तो तोड़ा गया ना। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बात का डिक्लेयर किया हो, ऑन रिकॉर्ड है, आप इसको देखिए। 1835 के पार्लियामेंट में खड़ा होकर के लॉर्ड मैकाले ने इस बात को कहा कि हमने ब्रिटिश हुकूमत को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा उपहार दिया है जो जिंदगी भर याद रखेंगे। हमने भारत को गुलाम बनाने की ओर अग्रसर कर दिया है। और ये बात अपने पिता को लेटर लिखते हुए हंसते हुए लिखा कि पापा, हमने वो महान कार्य किया है जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत कभी नहीं कर पाती किसी तलवार और बारूद के बल पे। क्या किया है बेटा? तो उसने एजुकेशन सिस्टम को ही बदल दिया। पढ़ा लिखा एक तबका ऐसा तैयार किया जो आप पे निर्भर होगा। आप उसको रोटी देंगे, आप जिसका भोजन खाते हैं, आप जिसका नमक खाते हैं, स्वाभाविक है कि आप उसी के फेवर में बोलेंगे। अब हम रोटी के लिए, पेट के लिए उस पर आप पराश्रित हो गए। ये कैसे बने हैं, कैसे सिस्टम को तोड़ा गया है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपका दिमाग खुल जाएगा। और यही क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं और आप लोगों को पता ही नहीं चलता है कि लिखना क्या, रटते रह जाते हैं
और लिखने के समय डाटा भूल जाते हैं, तो ये लिखना कुछ भी नहीं है, सब आपको पता है, सब दिखता है। जिस दिन आपको दिखने लगेगा यूपीएससी का सब्जेक्ट टॉपिक, उस दिन आपका तैयारी कंप्लीट होगा। नहीं तो रटते रहिए, पीपीटी में पढ़ते रहिए, आप इसमें पढ़ते रहिए, आपको समझ में नहीं आएगा, रटते रह जाइएगा, पीपीटी याद करते रहिए। दिखना चाहिए आपको सब्जेक्ट। बोलो कहाँ आ सकते हैं, कहाँ जा रहा है तुम? अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ 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 जाओ, ठीक है कोई बात, ठीक है जाओ। रमेश नहीं आया क्या आज? हाँ रमेश, अच्छा तापस नहीं आया ना आज? आज काली पूजा, हाँ इधर। अरे यार तू क्या बकरा बकरी का बात करते रहता है, तुमको मना किया कि तुम लोग इधर ये सब बात मत किया करो, ब्राह्मण आदमी है, हम ये सब क्या बात करता है। तो ठीक है, काली पूजा है, ग्रहण भी, ग्रहण कितना, आज काली पूजा है इधर, आज का ग्रहण कितना बजे है? तो ठीक है, पहले ही खा पी लेना ग्रहण से पहले। हाँ हाँ हाँ, सूतक, हाँ सूतक लग गया है, सही बात। तो स्लेव अब हम होने की ओर अग्रसर हैं, इसी के लिए अब कोशिश किया जा रहा है कि इसको बचाया जाए, रोका जाए। आप जब इतिहास पढ़ेंगे, भारत को जानना है ना, तो थोड़ा सा आप धीरे धीरे जानिए। इतिहास पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, और इतिहास को वर्तमान से जोड़िएगा, इतिहास को इकोनॉमी से जोड़िए, इतिहास को ज्योग्राफी से जोड़िए, इतिहास को पॉलिटिक्स से जोड़िए, तब आपको इतिहास दिखेगा कि वाकई में आपके साथ क्या हुआ है, कैसे आपको डाला गया अंधेरा में। ये गलत चीज है। आज जैसे जैसे ऐसे समझ लो, ये कितना बड़ा चीज है, ऐसे समझ लो। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री उम्मीदवार डिक्लेयर किए जाते हैं ब्रिटेन में, और खड़ा होकर के वो कहता है, वो अपने रिलीजन का तारीफ करता है। ये क्या मैसेज है? इसका मतलब ये है कि वो ये बताना चाहता है कि हम गुलाम नहीं हैं, वो ये बताना चाहता है। जिस दिन आप कल्चरल सिलेंडर कर दोगे किसी के सामने, उस दिन आप गुलाम बनते हो, ना कि किसी के संपदा का कब्जा कर लेने से या प्रॉपर्टी छीन लेने से आप किसी का गुलाम नहीं बनते। गुलाम तभी बनते हो जब आप कल्चरली किसी के सामने सरेंडर करते हो, और भारत कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। भारत ने सबको अपनाया, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, यवन आए, पहलव आए, तुर्क आए, मंगोल आए, मुगल आए, ईसाई आए, बौद्ध भी यहीं से पैदा हुए, जैन भी, पता नहीं दुनिया की जितनी भी कल्चरल आइडेंटिटी है, सब के सब भारत ही एक ऐसा देश है जहां पे पाया जाता है। दुनिया का कोई ऐसा रिलीजन नहीं है जहां पे भारत जो भारत में नहीं पाया जाता है, और दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो भारत की तरह सांस्कृतिक विविधता रखता हो। तो इतना महान देश था भारत, और महान देश है, लेकिन कुछ लीडर, कुछ नेतृत्व वर्ग के कारण भारत का गर्क बेड़ा हुआ है। नहीं तो भारत वो देश था कि दुनिया जब केव में रहती थी, गुफा में रखती थी, ये हम नहीं कर रहे हैं, डेविड फार्ली का स्टेटमेंट है, आप लोग सर्च कीजिएगा। जब दुनिया केव में रहती थी, गुफा में रहती थी, तब भारत में 18 विश्वविद्यालय रन करता था, और दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। भारत ऐसे ही नहीं वर्ल्ड गुरु या वर्ल्ड टीचर या वर्ल्ड विश्व गुरु कहलाता था, इसके पास सब कुछ था। लेकिन जैसे होता ना, आपके पास संपत्ति है, संसाधन है, अवसर है, लेकिन उसको सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया, तो आप खराब हो जाते हैं। भारत के साथ ऐसा ही हुआ। नेतृत्व वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं आपको बरगलाया या अलग दिशा में ले गया। तो कुल मिला जुला करके हम इकोनॉमी में ये बात कर रहे थे कि इकोनॉमी को हम कैसे डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग करते हैं। तो इसके लिए हमने बताया था 4 ग्राउंड है, जिस ग्राउंड के आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। पहला है इकोनॉमिक या आर्थिक आधार पर, फिर है सामाजिक, फिर है तकनीकी टेक्नोलॉजिकली, फिर है राजनीतिक। यानी कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम उसको विकसित कहेंगे, विकासशील कहेंगे, अल्प विकसित कहेंगे। इसके लिए हमारे पास 4 पैरामीटर है। इन चारों पैरामीटर के आधार पर ही हम किसी भी देश को कैटेगराइज करते हैं कि वो विकसित है, विकासशील है और अल्प विकसित। सिर्फ एक इसके आधार पर नहीं, ये मत कह दीजिएगा कि अमेरिका के जीडीपी इतना है इसीलिए वो डेवलप, और चाइना का उससे कम है और फिर भी वो अंडर डेवलपिंग में और डेवलपिंग में। तो ये कंट्राडिक्शनली हो जाएगा। याद रखिए, ये चारों का तुलना किया जाता है। अगर कोई विकसित देश है, इसका मतलब ये है, मान लो अमेरिका की कल्पना कीजिए या जर्मनी की,
तो अमेरिका को हम विकसित इसलिए कहते हैं कि ये हर एक मामले में हमसे आगे है, एडवांस है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी हमसे एडवांस है, सोशल स्ट्रक्चर या सोशल फेनोमिना वो भी हमसे एडवांस है, पॉलिटिकली भी हमसे एडवांस है, इसीलिए उसको हम डेवलप करते हैं। पिछले क्लास तक हम लोगों ने इसके 2-3 पॉइंट देखे थे कि जीडीपी हमसे ज्यादा है, नेशनल इनकम हमसे ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। ये 3 चीजों पर हमने पिछले क्लास में बात किया था। अब इसको हम दोहराएंगे नहीं, आप लोग प्रीवियस वीडियो में जाकर के यूट्यूब में देख सकते हैं। इसी क्रम में इकोनॉमिकल सिस्टम में और भी कई ऐसे फैक्टर हैं जिस पर हमको बात करना है। उसमें हमने एक और पॉइंट किया था कि जो अल्प विकसित देश होते हैं या विकासशील देश होते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस को, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं पता है? ठीक है, प्राकृतिक संसाधन को मुख्यतः 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, जल, जंगल और जमीन। जल, जंगल और जमीन, ऐसे याद रखो, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। जल, जंगल और जमीन। अब जमीन में दोनों ही तरह का, एक तो सतह पर, दूसरा नीतल में, दोनों तरह का। सतह पे क्या करते हैं आप? कृषि कर्म करते हैं, बागवानी करते हैं, ट्रेड करते हैं, व्यापार, सब कुछ सतह पे करते हैं। नीतल में क्या करते हैं? खनन का काम करते हैं। तो इस दोनों ही मामले में आपके पास संपन्न है, आपकी भूमि संपन्न है, आपके पास दुनिया के सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आप दुनिया के हर एक तरह का फसल उत्पादन कर सकते हैं। वर्ल्ड का कोई ऐसा क्लाइमेट नहीं है जो भारत भूमि में नहीं है। इक्वेटोरियल क्लाइमेट से लेकर के टुंड्रा क्लाइमेट तक आपको भारत में मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के जो जलवायु वर्गीकरण किया गया इस दुनिया का, वो सारे तरह के जलवायु आपको भारत में मिल जाते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप से आप पूरी तरह से संपन्न है। जंगल भी है आपके पर्याप्त मात्रा में। आज आपके पास 21.9% भूमि वनाच्छादित है, लगभग 22% भूमि आपकी वनाच्छादित है। होनी चाहिए स्टैंडर्ड 33%, 1/3। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जल का कोई कमी नहीं है, लेकिन इन रिसोर्सेज का बेहतर यूज नहीं किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, वेस्ट होता है। क्यों होता है? ये सारी बातें कैसे होता है, ये सारी बातें हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। आप लोग उसको देख लीजिएगा तो टाइम हमारा भी बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। तो ये पॉइंट ये भी हम बात कर चुके हैं। अभी तक से क्या बात कर रहे हैं कि कैसे किसी देश को हम विकसित कहते हैं, कैसे किसी देश को अल्प विकसित, या क्यों किसी देश को विकासशील कहते हैं, किस कारण पर। तो इसके लिए हमारे पास 4 फैक्टर है या 4 पैरामीटर है। इन्हीं चारों पैरामीटर पे हम किसी देश को एड्रेस करते हैं कि वो डेवलप है, अंडर डेवलपिंग है या डेवलपिंग है। उसमें हमने एक पॉइंट अभी खोला है, सिर्फ एक वर्ग के बारे में बात करना शुरू किए हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। उसके बाद ये भी बचा है, ये भी बचा है और ये भी बचा है। समझ में आया? तो हम लोग आगे पढ़ें। यहां तक क्लियर है? समझ में आ गया? ये ब्रीफिंग था सिर्फ आपके लिए, प्रीवियस क्लास का ब्रीफिंग था, आप लोग नहीं आ पाए थे उसमें। चलिए देखते हैं अब। हम लोग आर्थिक कारण में पढ़ रहे थे कि आर्थिक यानी इकोनॉमिकल फैक्टर कौन सा है जिसके आधार पर भारत या भारत जैसे विकासशील और अल्प विकसित देश विकसित नहीं है। तो हमने जीडीपी देखा कि उनका ज्यादा है, नेशनल इनकम हमसे ज्यादा है। क्यों है वो अलग इशू है, वो हम बाद में बात करेंगे। प्राकृतिक रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमसे बेहतर वो लोग करते हैं, इसीलिए वो हमसे आगे हैं। फिर हमने देखा हमारा पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है आपको पता है, ये भी हम प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। तो ये 4 पॉइंट पे हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं कि यहां पे जो कैपिटल गेन है या पूंजी निर्माण, हम बात कर रहे हैं कि क्यों अल्प विकसित देश या विकासशील देश में क्या नेचर है, क्या प्रकृति है और क्या सुधार करना चाहिए जिससे वो विकसित हो जाए। हम इस पे बात कर रहे हैं। अमेरिका की तरह हो जाए, जर्मनी की तरह हो जाए, कनाडा की तरह हो जाए, फ्रांस की तरह हो जाए, इसकी तरह हो जाए, डेवलप कंट्री की तरह हो जाए।
तो आर्थिक मामले में देखें तो यहाँ के जो अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, इनका पूंजी निर्माण दोनों ही कम है। पूंजी दरअसल क्या होता है आपको पता है, पूंजी दो तरह का है। अगर राष्ट्र की इकोनॉमी की या किसी देश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो दो तरह का पूंजी होता है, एक घरेलू पूंजी डोमेस्टिक, और एक बाह्य। घरेलू पूंजी वो पूंजी है जो यहीं के लोगों के द्वारा कमा करके सेव किया जाता है और उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उसको हम डोमेस्टिक कैपिटल कहते हैं। और कोई भी इकोनॉमी कितना ज्यादा स्टेबल होगा, कोई भी इकोनॉमी कितना ज्यादा स्थिर होगा और कितना ज्यादा विश्वसनीय होगा, वो डिपेंड करता है घरेलू कैपिटल पे। अब इसको ऐसे समझ लो, मान लो आप 10,000 रुपया कमा रहे हो हर महीना, 8,000 रुपया खर्च कर दे रहे हो, 2,000 रुपया जो आपका बच रहा है आप उसको जमा कर रहे हो LIC में या किसी भी तरह का शेयर में लेकर के, डिवेंचर लेकर के, किसी भी तरह के, या किसान कोई क्रेडिट लेकर के, सरकार का बॉन्ड खरीद करके, डिवेंचर खरीद करके, कुछ भी लेकर के ये 2,000 रुपया आप अपना सेव कर रहे हो, यानी इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये जो रुपया है ये घरेलू कैपिटल है। अब इसी पैसे का सरकार यूज करती है, कॉर्पोरेट को लोन देती है, या सीधे कॉर्पोरेट के पास आप इन्वेस्ट कर देते हैं शेयर खरीद करके, किसी कंपनी का शेयर खरीद लिए, वो पैसा चले गया कॉर्पोरेट के पास, तो वो डोमेस्टिक कैपिटल है। और अगर हम कोई दूसरे देश से कर्ज लेते हैं, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कर्ज लेते हैं, जैसे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, या एशियन डेवलपमेंट बैंक से, या ब्रिक्स बैंक से, किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन से जो फिनांस करती हो, जो फंड देती हो, उससे कर्ज लेते हैं, या किसी राज्य से, किसी देश की सरकार से कर्ज लेते हैं, या वहां से कुछ गेन करते हैं। आप वहां पे कोई बिजनेस सेटअप किए हैं, वहां पे कोई इंडस्ट्री है और वहां से कोई प्रॉफिट हो करके आप उसको यूज करते हैं, देन वो हो गया बाह्य पूंजी। तो बाह्य पूंजी थोड़ा सा संवेदनशील होता है, वो कभी भी छोड़ करके भाग सकता है, छोड़ सकता है। लेकिन घरेलू पूंजी एक आत्मनिर्भर या विश्वसनीय माध्यम है अर्थव्यवस्था के लिए। तो जब विकासशील और विकसित देशों की बात करते हैं तो विकासशील देशों के पास पूंजी निर्माण की जो प्रवृत्ति होती है कम होती है बनिस्बत उनका। अब पूंजी कितना मायने रखता है, कैपिटल आप खुद समझ सकते हैं। अगर कैपिटल होगा, पूंजी होगा, देन सारा इकोनॉमिक प्रैक्टिस या आर्थिक क्रियाविधि सहजता पूर्वक और सरलता पूर्वक होगा। कैसे होगा? तो इसका एक चैनल है, इस चैनल को याद रखो। अगर आपके पास पैसा है या पूंजी है, तो पूंजी है तो इस रुपए को खाएंगे नहीं, पैसा कभी कोई खाता नहीं है, चाहे वो करेंसी में हो या क्वाइन में हो, या कागज की करेंसी हो या मेटल की करेंसी हो, आप उसको खाएंगे नहीं, उससे बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे, उससे प्रॉफिट लेने की कोशिश करेंगे। तो पूंजी अगर आपके पास होता है, दिन आप इन्वेस्ट करते हो, निवेश करते हो, दिन आपको लाभ होता है, और लाभ होता है तो फिर आपका पूंजी बनता है और फिर आप निवेश करते हो। तो ये चैनल चलते रहता है, ये चैनल हमेशा चलते रहता है। अब इसी से सारा इकोनॉमिक होता है।